हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डीसी एकेडमी। और आज हम अपने इस लेक्चर में लाए हैं आपको एक ऐसा टॉपिक जो आमतौर पे स्टूडेंट्स को बहुत परेशान करता है, जिसका नाम है दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। अब देखिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए हमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करना आना चाहिए, और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के जो कंजंक्शन होते हैं इनकी हिंदी मीनिंग भी आनी चाहिए। तो मैं आपको इस प्रकार समझाऊंगा कि आपको ज़्यादा पढ़ना भी ना पड़े और आपको ये बहुत आसानी से समझ में भी आ जाए, और आसानी से सेंटेंस को जोड़ना भी हमेशा के लिए आपको जो है आ जाए। तो स्टूडेंट, ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं अपने इस टॉपिक को। हमारा टॉपिक क्या है? दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस दिए हैं तो उनको जोड़ करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाना है। तो मैं आपको बता दूं, जब कभी भी दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस दिए होते हैं और उनका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना होता है तो उसके लिए हमें प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ना होता है। अब प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ने के लिए किसी न किसी कंजंक्शन का यूज होता है, और वो कंजंक्शन कहलाते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आप पढ़ लीजिए, या फिर नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज या एडवर्ब क्लॉज पढ़ लीजिए, दोनों एक ही चीज़ है। वहाँ पर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में डायरेक्ट आपको मैं कंजंक्शन बता देता कि ये कंजंक्शन जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में आते हैं। और यहाँ पर मैंने क्लॉज के माध्यम से ही समझाना चाहा कि जैसे मान लीजिए कोई प्रिंसिपल क्लॉज दिया है और उस प्रिंसिपल क्लॉज को अगर हम नाउन क्लॉज से जोड़ दिए तो वो सबऑर्डिनेट क्लॉज ना होकर के नाउन क्लॉज हो जाता है। अगर उसी को हम एडजेक्टिव क्लॉज से जोड़ दिए तो वो अब सबऑर्डिनेट क्लॉज ना होकर के एडजेक्टिव क्लॉज हो जाता है, उसी प्रकार से एडवर्ब क्लॉज हो जाता है। तो अब हमें क्या करना है, हमें थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जान लेना है कि नाउन क्लॉज क्या होता है, एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, एडवर्ब क्लॉज क्या होता है। बाकी मैं आपको अगर हकीकत बताऊं कि इन सबको जानने की ज़रूरत है ही नहीं है। बस आपको क्या जानना है कि इसके अंतर्गत जितने भी कंजंक्शन है उसकी आप हिंदी अर्थ समझ लीजिए, हिंदी मीनिंग समझ लीजिए, सेंटेंस अपने आप जुड़ जाएगा। ओके, लेकिन हम समझ लेते हैं कि नाउन क्लॉज क्या होता है। देखिए, नाउन क्लॉज वाक्य में नाउन का कार्य करता है। एडजेक्टिव क्लास क्या होता है? एडजेक्टिव क्लास अपने प्रिंसिपल क्लास की विशेषता को बतलाती है। जबकि एडवर्ब क्लास क्या होता है? नाउन क्लास में प्रिंसिपल क्लास में आए हुए एडजेक्टिव या वर्ब या एडवर्ब की विशेषता बताता है। ठीक, तो सबसे पहले जरा नाउन क्लास की बात कर लें, एडजेक्टिव क्लास की बात कर लें। तो देखिए, जितने भी नाउन क्लास में कंजंक्शन आते हैं कहीं ना कहीं वही कंजंक्शन एडजेक्टिव क्लॉज में भी होते हैं, बस दैट, व्हाट, इफ, वेदर को छोड़ करके। अब नाउन क्लास के कंजंक्शन में एडजेक्टिव क्लॉज में क्या अंतर होता है, जरा ये समझ लीजिए। यहाँ पर हु और विच का हिंदी अर्थ होगा कि कौन, वेयर का अर्थ होता है कि कहाँ, वेन का होता है कि जब, वाई का होता है कि क्यों, व्हाट का यूज तब करते हैं जब सेंटेंस में समथिंग आता है, इफ़ या वेदर का यूज तब करते हैं जब सिंगल इंट्रोगेटिव का भाव आता है और इसका हिंदी अर्थ होता है कि क्या। और दैट का अर्थ दैट का यूज हम तब करते हैं जब की का भाव आए और दोनों क्लॉज में से किसी की प्रधानता ना हो। और यही क्लास जो है बन जाते हैं आपके एडजेक्टिव क्लॉज, जिसमें दैट, व्हाट, इफ, वेदर को छोड़ देते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब के कंजंक्शन भी इसके अंतर्गत आते हैं। अब जरा देखते हैं कि नाउन क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज में अंतर क्या है। जरा एक एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। एग्जाम्पल हम यही लिखते हैं, एक एग्जाम्पल हम लिखते हैं, जैसे लिखा है आई हैव अ बॉय, मेरे पास एक लड़का है, या आई हैव ए फ्रेंड, ही इज वेरी गुड। जैसे ये सेंटेंस लिखा है, आई हैव फ्रेंड, मेरे पास एक दोस्त है, ही इज वेरी गुड, वो बहुत ही अच्छा है। तो अब इस सेंटेंस को जोड़ करके आपको बनाना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए आप या तो नाउन क्लॉज, या तो एडजेक्टिव क्लॉज, या एडवर्ब क्लॉज, किसी भी क्लॉज का यूज कर सकते हैं। आपको सेंस सही लगाना है, इसके बीच में जो कंजंक्शन आएगा वो सही लगाना है। जरा देखिए इसको कंजंक्शन कैसे लगाएंगे। मेरा एक दोस्त है, वह बहुत ही क्या है, अच्छा है। तो मेरा एक दोस्त है जो बहुत ही अच्छा है। तो देखिए यहाँ पर हु का अर्थ क्या आ रहा है, कि कौन, नाउन में आता है कि कौन, और वही हु का यूज जब हम एडजेक्टिव क्लॉज में करते हैं तो उसका अर्थ हो जाता है जो। तो देखिए इसको हम बनाएंगे, आई हैव अ फ्रेंड हु इज वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पर हु का अर्थ क्या है, जो। तो यही हु बन जाता है एडजेक्टिव क्लॉज का कंजंक्शन। अगर इसका अर्थ आता कि कौन, जैसे लिखा जाए, एग्जांपल और दें हम, आई डोंट नो
हु इज ही। देखिए सेंटेंस ऐसे आया है कि मैं नहीं जानता हूँ हु इज ही, वह कौन है। तो इस सेंटेंस को अगर जोड़ना है तो हम ऐसे लिखेंगे आई डोंट नो हु ही इज। अब ये सेंटेंस हु इज, जब भी सेंटेंस को जब जोड़ते हैं दो सेंटेंस और एक सेंटेंस आपको इंट्रोगेटिव मिल रहा है तो जोड़ते समय इसको हम असर्टिव में कर लेते हैं और यहाँ पर हु जो बन गया यहाँ पर है कि कौन। देखिए आप, मैं नहीं जानता हूँ कि वह कौन है, मैं नहीं जानता हूँ कि वह कौन है, तो जब इसका अर्थ कि कौन आ गया तो वो हो गया आपका नाउन क्लॉज। तो यहाँ पर हु इज सी एक नाउन क्लॉज है, हु इज वेरी गुड ये आपका क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज है। तो ये है नाउन क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज में डिफरेंस। तो हमें डिफरेंस तो जान लिए कि डिफरेंस क्या होता है, लेकिन इन डिफरेंस का यूज ज़्यादा नहीं है। आपको बस हु का यूज किस कंडीशन में करना है ये आपको समझना है। तो आप देख सकते हैं कि हु का यूज जो के अर्थ में होगा, विच का अर्थ जो का अर्थ में होगा, एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा वो। लेकिन हु और विच का अर्थ की कौन के अर्थ में होता है तो क्या होता है, नाउन क्लॉज। उसी प्रकार से वेयर है, आई डू नॉट नो मैं नहीं जानता हूँ, वेयर ही लिव, तो वेयर ही लिव वहाँ पर वेयर क्या है, नाउन क्लॉज है, वेयर ही लिव। और अगर जिससे सेंटेंस में लिख दिया जाए आई डोंट नो वेयर डज ही लिव, तो इसको देखिए आप। अब इसको जोड़ना हो तो क्या लिखेंगे, आई डोंट नो वेयर ही लिव्स। अब ये सेंटेंस में वेयर आ गया, की कहाँ, तो यहाँ पर जब की कहाँ का अर्थ आया तो ये क्या हो गया, नाउन क्लॉज हो गया। अगर इसी सेंटेंस में लिखा जाए दिस इज द स्कूल आई स्टडीड देयर, देखिए सेंटेंस, दिस इज द स्कूल, यह वही स्कूल है, आई स्टडीड देयर मैं यहाँ पर पढ़ता था। तो इस सेंटेंस को लिखेंगे तो लिखेंगे दिस इज द स्कूल वेयर आई स्टडीड। तो यहाँ पर वेयर जुड़ गया, तो यहाँ पर वेयर हो गया जहाँ मैं पढ़ता था। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हमारा एडजेक्टिव क्लॉज और नाउन क्लॉज में डिफरेंसेस आ रहा है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज में क्या डिफरेंस है। एडजेक्टिव क्लॉज में एक देखिए खास बात है कि एडजेक्टिव क्लॉज में जो कंजंक्शन यूज हो रहे हैं उन एडजेक्टिव क्लॉज को आप देखिए उस कंजंक्शन कहाँ लिख रहे हैं, उस तुरंत नाउन के तुरंत बाद लिख रहे हैं जिससे ये संबंध रखता है। जैसे कि फ्रेंड से पहले फ्रेंड्स के लिए आया हूँ, यहाँ पर देखिए स्कूल के लिए आया है वेयर। और एक खास बात और देखिए, इस फ्रेंड से पहले कोई ना कोई आर्टिकल भी आया होगा, देखिए ए एंड द, देखिए स्कूल से पहले भी द आया है और फ्रेंड से पहले भी आया है, लेकिन इन दोनों सेंटेंस का सिचुएशन जो है, सिस्टम जो है दूसरा है। तो ये हो गया नाउन क्लॉज, ये हो गया एडजेक्टिव क्लॉज। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा कैसे, किस तरीके से बताऊंगा कि नाउन क्लॉज किस प्रकार से आपको मैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जोड़ना बताऊंगा। तो मैं जो बताऊंगा बिल्कुल अलग तरीके से बताऊंगा। वो तरीका क्या होगा कि मैं आपको सारे कंजंक्शन के यूज बता दूंगा कि किन कंजंक्शन का क्या मतलब होता है, क्या उसकी मीनिंग होती है, किस प्रकार जोड़ते हैं। तो सबसे पहली बात आप मेरी जरा नोट कर लीजिए कि जब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ना हो किसी कंजंक्शन से, तो आप ध्यान रखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए हम कंजंक्शन से वाक्य को जोड़ भी सकते हैं और कंजंक्शन से सेंटेंस की शुरुआत भी कर सकते हैं। अगर कंजंक्शन से सेंटेंस की शुरुआत किए हैं तो दोनों सेंटेंसेस यानी दोनों क्लॉजेस के बीच में कॉमा लगाएंगे आप, और अगर कंजंक्शन बीच में आया है तो आपको कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो एक एक करके सारे कंजंक्शन के बारे में बात करेंगे। अब जरा एडवर्ब क्लास के बारे में बात करें तो एडवर्ब क्लास में क्या होता है, एज सुन एज, व्हेन, वेयर, बिकॉज, ये सब कंजंक्शन की हिंदी आनी चाहिए। जैसे एज सुन एज मीन्स यूँ ही, व्हेन माने जब, वेयर मीन्स जहाँ, बिकॉज माने क्योंकि, एज माने भी क्योंकि, इफ मीन्स यदि, अनलेस माने बगैर, इन केस माने यदि, सो दैट मीन्स ताकि, आल्दो माने यद्यपि। इसी वजह से सबका अर्थ जो है हमको जानना होगा, तभी हमारे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ने में आसानी होगी। तो आइए हम अब सेंटेंस को समझेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से, और इन सबका मैं वहाँ पर यूज भी करूँगा। तो आइए स्टूडेंट्स जरा एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना और नाउन क्लॉज के माध्यम से। जैसे ये लिखा है हरी इज ऑनेस्ट, दिस इज नोन टू ऑल। तो हरी ईमानदार है, दिस इज नोन टू ऑल, यह सभी लोग के द्वारा जाना जाता है। तो हम सेंटेंस में दैट से शुरुआत भी कर सकते हैं, लिखेंगे दैट हरी इज ऑनेस्ट, ऑनेस्ट
इज नोन टू ऑल। ये सेंटेंस हमारा बन गया। दैट से सेंटेंस की शुरुआत भी कर सकते हैं, तो सेंटेंस शुरुआत करके भी हम सेंटेंस को बना लिए हैं। अगर इसी सेंटेंस को चाहें तो हम अथवा में ये भी लिख सकते थे, दिस इज नोन टू ऑल दैट हरी इज ऑनेस्ट। अगर हम चाहें तो हम ये भी लिख सकते हैं, दिस इज नोन टू ऑल दैट हरी इज ऑनेस्ट। तो कहने का मतलब है दैट से सेंटेंस की शुरुआत भी कर सकते हैं, दैट से सेंटेंस को जोड़ भी सकते हैं, कुछ अपनी ओर से हटा भी सकते हैं, कुछ अपनी ओर से जोड़ भी सकते हैं। यहाँ देखिए अपनी ओर से हमने दिस को हटा दिया था, तो अपनी ओर से कुछ हटा भी सकते हैं। ये सेंस के अकॉर्डिंग जो है सेंटेंस बन जाते हैं। आपको बस हिंदी अर्थ देखिए, यहाँ पर की का अर्थ आया था और दैट माने क्या होता है कि हरी ईमानदार है, यह सबके द्वारा जाना जाता है, या फिर यह सब कोई जानता है कि हरी ईमानदार है, तो की के लिए हम दैट का यूज़ कर लेते हैं। आइए देखते हैं दूसरे सेंटेंस को, महेश इज फूल एवरीबडी नोज इज। महेश बेवकूफ़ है, एवरीबडी नोज इज, सभी लोग इसको जानते हैं। तो हम क्या बनाएंगे, एवरीबडी नोज दैट महेश इज फूल। आप देख सकते हैं इस सेंटेंस में मैंने इट को छोड़ दिया, तो सेंटेंस में अपनी ओर से कुछ हटा भी सकते हैं। देखिए मैंने हटा भी दिया, महेश नोज एवरीबडी नोज दैट, सभी लोग जानते हैं कि महेश इज फूल, तो हमारा सेंटेंस ये भी बन गया। अभी सेंटेंस को चाहें तो ये भी बना सकते थे, दैट महेश इज फूल, दैट महेश इज फूल एवरीबडी नोज इट, ये भी सेंटेंस बन जाएगा। आइए देखते हैं जरा इस सेंटेंस को, आई एम गोइंग टू से समथिंग प्लीज पे अटेंशन टू इट। तो देखिए यहाँ पर समथिंग यूज आ गया। अब मैंने कहा था समथिंग यूज होने पर हमको क्या यूज करना होता है, व्हाट। तो हम सेंटेंस को सेंस के अकॉर्डिंग बनाएंगे कि आई एम गोइंग टू से समथिंग, मैं कुछ बोलने जा रहा हूँ, प्लीज़ पे अटेंशन टू इट, आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा। तो हम लिखेंगे प्लीज़ पे अटेंशन टू what I am going to say, प्लीज़ पे अटेंशन टू what I am going to say। तो ये सेंटेंस देखिए what से कितना आसानी जुड़ गया। तो आप सेंटेंस इस तरह के कई बनाए भी होंगे, तो समथिंग आने पर हम what से सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। आप इस सेंटेंस को रट लीजिए, ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस होता है। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ, वाई सी इज वीपिंग। तो इस सेंटेंस में देखिए आई डोंट नो वाई ही इज वीपिंग। इस सेंटेंस में क्या होता है कि इंट्रोगेटिव को असर्टिव में चेंज कर लेते हैं, वाई से सेंटेंस जोड़ दिए हैं। तो वाई का यूज़ क्या हो गया कि क्यों वह रो रहा है, तो क्यों के अर्थ में वाई जोड़ दिया। बाकी मैंने हु और विच को समझा दिया था, वेयर भी समझा दिया था। और जरा इफ़ या वेदर की बात कर लें एक सेंटेंस से, तो एक सेंटेंस जरा स्टूडेंट्स इफ़ या वेदर से जोड़ लेते हैं। जिसे लिखा है ही मे बी इनोसेंट, वह इनोसेंट हो सकता है। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ। तो सेंटेंस को बनाएंगे तो लिखा जाएगा आई डू नॉट नो या डोंट नो वेदर, कि क्या, वेदर ही इज इनोसेंट, कि क्या वह इनोसेंट है। अब यहाँ पर मे बी का यूज न करके इज का यूज कर लिए, क्या वह ईमानदार है। वेदर का मतलब कि क्या, या इफ़ भी यहाँ जोड़ सकते थे। तो इस प्रकार से मैंने नाउन क्लॉज के द्वारा कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया, ये आपने देखा। अब जरा हम बात करेंगे एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज के बारे में। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं जो एडजेक्टिव क्लॉज पे बेस्ड हैं। अब देखिए उन्हीं कंजंक्शन का यूज़ करेंगे हम जो अभी नाउन क्लॉज में यूज़ कर रहे थे। अब देखिए उनका यूज़ हम एडजेक्टिव क्लॉज में कैसे करते हैं। जैसे लिखा है एन ओल्ड लेडी हैड ए हैन, एक बूढ़ी औरत के पास एक मुर्गी थी। इट लेड अ गोल्डन एग डेली, वह जो है वह मुर्गी जो है पर डे प्रतिदिन जो है एक सोने की अंडे देती थी। तो हम सेंटेंस क्या करेंगे, देखिए इट किसके लिए यूज हुआ है, हैन के लिए। यहाँ पर देखिए ए मैन किल्ड अ चाइल्ड, एक आदमी ने एक बच्चे को मार दिया। द पुलिस अरेस्टेड हिम, तो हिम किसके लिए आया है, उस आदमी के लिए। तो जब देखते हैं कैसे हम सेंटेंस को बनाते हैं। हम लिखेंगे एंड ओल्ड लेडी हैड अ हैन विच लेड गोल्डन एग डेली। तो देखिए यहाँ विच का मतलब हो गया, विच का अर्थ हो गया जो, और जो आया है ये किसके लिए आया है, हैन के लिए आया है। अब यहाँ पर जब हिंदी अर्थ आया जो, तो जो जब आ जाए तो ये बन जाएगा तुम्हारा आपका भैया एडजेक्टिव क्लॉज।
और इस बात का ज़रा ध्यान दीजिए कि जिस नाउन के लिए आया है उस नाउन से पहले कोई ना कोई आर्टिकल भी लगा होगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। ए मैन किल्ड अ चाइल्ड, द पुलिस अरेस्टेड हिम। तो हम लिखेंगे द पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, द पुलिस अरेस्टेड अ मैन, पुलिस ने एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया, हु किल्ड अ चाइल्ड। तो देखिए ये सेंटेंस कैसे बन गया, द पुलिस अरेस्टेड अ मैन, पुलिस ने एक आदमी को अरेस्ट किया जिसने एक बच्चे को मारा था। तो हु किस लिए आया, ए मैन के लिए आया। तो देखिए मैन से पहले ए आया कि नहीं आया। अब फिर सेंटेंस को बात करेंगे इसकी, आई गेव हिम अ बुक, मैंने उसको एक किताब दी, द बुक वॉज ऑन ट्रांसलेशन, बुक जो है ट्रांसलेशन पे बेस्ड थी। तो हम इसको बनाएंगे, आई गेव हिम अ बुक विच वॉज बेस्ड ऑन ट्रांसलेशन। तो देखिए विच का यूज हुआ बुक के लिए। अब सेंटेंस जरा फोर्थ देखिएगा, फोर्थ सेंटेंस, द चाइल्ड इज वीपिंग, डू यू नो द रीजन। तो मैं इसको ऊपर बना दूं, द चाइल्ड इज वीपिंग, बच्चा रो रहा है, डू यू नो द रीजन, क्या तुम रीजन जानते हो। तो हमारा सेंटेंस बनेगा, डू यू नो द रीजन। देखिए जब रीजन आ जाए तो इसको हम किसे जोड़ेंगे, वाई से। तो डू यू नो द रीजन वाई द चाइल्ड इज वीपिंग। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया फोर्थ नंबर। तो इस प्रकार से हमारा इस प्रकार से हमारा नाउन क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज हो जाता समाप्त। आइए हम देखते हैं अब एडवर्ब क्लास को, कि एडवर्ब क्लास का यूज कैसे करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम एडवर्ब क्लास के द्वारा सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। तो एडवर्ब क्लास के द्वारा सेंटेंसेस जोड़ने के लिए मैं सारे कंजंक्शन के यूज आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि टाइम एक्सप्रेशन जो वर्ड होते हैं, एज सुन एज का यूज़ कब हम करते हैं। तो एज सुन एज का यूज हम तब करते हैं जब सेंटेंस में ज्यों ही का भाव आए, जब सेंटेंस में ज्यों ही का भाव प्रकट हो। तो जब देखते हैं, द टीचर इंटर्ड द क्लास, टीचर जो है कमरे में क्लास में इंटर्ड हुए। ऑल द स्टूडेंट्स स्टूड अप, सारे विद्यार्थी जो हैं वो स्टैंड अप हो गए, खड़े हो गए। तो ज्यों ही देखिए, ज्यों ही टीचर जो है कमरे में आए, क्लास में आए, ऑल द स्टूडेंट्स स्टूड अप। तो देखिए जब सेंटेंस एज सुन एज जोड़ना हो तो हम सेंटेंस शुरुआत एज सुन एज से करेंगे। एज सुन एज द टीचर entered द क्लास। अब एज सुन एज सेंटेंस में जब जोड़ेंगे तो देखिए कंजंक्शन शुरू में आ गया एज सुन एज, तो हम क्या लगाएंगे, कॉमा। अब लिखेंगे ऑल द स्टूडेंट्स स्टूड अप, ये सेंटेंस हमारा बन गया। अब इसी सेंटेंस को अगर चाहें हम तो हम बना सकते हैं नो सुनर से। तो अगर हमें नो सुनर से सेंटेंस बनाना है तो वो क्या बनेगा उसको भी समझ लीजिए। नो सुनर डिड, नो सुनर डिड हम क्यों लगा दिए, ये सेंटेंस इंटर्ड यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में था, तो हम नो सुनर के बाद कोई ना कोई हेल्पिंग लगाते हैं। नो सुनर डिड। अब हम लिखेंगे द टीचर, अब इंटर्ड का हो जाएगा इंटर द क्लास, और कॉमा को हटा कर लगाते हैं हम यहाँ पर देन, और देन लिखने के बाद ऑल द स्टूडेंट्स स्टूड अप। तो हमारा एज सुन एज के साथ नो सुनर डिड का भी यूज हमने पढ़ लिया। तो एज सुन एज और नो सुनर डिड का यूज हम तब करते हैं जब सेंटेंस में ज्यों ही नहीं त्यों ही का भाव हो, यानी कि एक काम होने के तुरंत बाद दूसरा काम चालू हो जाए, जरा सा भी समय का भाव ना हो, उसमें समय ना लगा हो। तो एज सुन एज का यहाँ यूज़ कर लेते हैं। तो एज सुन एज द टीचर इंटर्ड द क्लास, कॉमा ऑल द स्टूडेंट्स स्टूड अप। या फिर इसी सेंटेंस को हम नो सुनर से बनाएंगे तो नो सुनर डिड हम तब लगाएंगे जब यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी, और उसके बाद द टीचर इंटर्ड को इंटर कर लेंगे, द क्लास कॉमा को हटा करके देन कर लेंगे, फिर ऑल द स्टूडेंट्स स्टूड अप, वैसे के वैसे हो जाएगा। तो ये हो गया आपका नो सुनर और एज सुन एज। अब जरा बात कर लेते हैं व्हेन का यूज़। व्हेन का यूज़ कब कर लेते हैं, आई वॉज स्टडिंग, मैं पढ़ रहा था, माई ब्रदर केम एट दैट टाइम, मेरा भाई उसी समय आ गया। तो यहाँ पर होगा मेरा भाई उसी समय आ गया जब मैं पढ़ रहा था। तो हम बनाएंगे इसको, माई ब्रदर केम एट दैट टाइम व्हेन, माने जब, आई वॉज
स्टडिंग, जब मैं पढ़ रहा था। तो यहाँ पर व्हेन का अर्थ हो गया जब। तो माई ब्रदर केम एट दैट टाइम या फिर माई ब्रदर केम व्हेन आई वाज स्टडिंग, इस तरह भी सेंटेंस बन सकता था। इसी को चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माई ब्रदर केम व्हेन आई वॉज स्टडिंग। तो सेंटेंस हमारा दोनों सही होगा, इस तरह से बना सकते हैं सेंटेंस। तो आइए हम देखते हैं वेयर का यूज। देखिए वेयर का यूज हम तब करते हैं जब किसी स्थान का भाग प्रकट होता है। वेयर का अर्थ होता है जहाँ, और ऐसे सेंटेंस में कहीं ना कहीं देयर या फिर हेयर आया होता है तो हम उसको हटा भी देते हैं। तो देखिए राहुल गांधी वेंट टू मैनी प्लेसेस, राहुल गांधी बहुत से जगहों पर गए। ही वॉज वेलकम देयर, उनका वहाँ पर स्वागत किया गया। तो हम लिखेंगे राहुल गांधी वेंट टू, नहीं, राहुल गांधी वेलकम्ड, राहुल गांधी का जो स्वागत किया गया, राहुल गांधी वॉज वेलकम, सॉरी, राहुल गांधी वॉज वेलकम्ड वेयर ही वेंट, जहाँ पर वह गए। राहुल गांधी वॉज वेलकम, राहुल गांधी का स्वागत किया गया वेयर ही वेंट, जहाँ पर भी वे गए। तो आप इस सेंटेंस को समझने की कोशिश कीजिए कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए मैंने शुरू में कहा था कुछ शब्द अपने ओर से जोड़ भी सकते हैं, कुछ अपने ओर से घटा भी सकते हैं। सेंटेंस का सेंस बनाते हैं हम, और वेयर हम सेंटेंस को तभी जोड़ते हैं जब पहले से ही सेंटेंस में हेयर फिर या फिर देयर आया होता है, और उनको भी हटा भी देते हैं। देखिए राहुल गांधी वॉज वेलकम, राहुल गांधी का जो है स्वागत किया गया वेयर ही वेंट, जहाँ पर वो गए। बस आइए देखते हैं बिकॉज का यूज। बिकॉज का यूज़ तब करते हैं जब कोई कारण प्रकट करना होता है। बिकॉज का यूज हम उस समय करते हैं जब कोई रीजन प्रकट करना होता है। इसका अर्थ होता है क्योंकि। ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं गया बिकॉज ही वॉज इल। बस ये सेंटेंस तो साइंस बन जाएगा। ही डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ही वॉज इल, ये सेंटेंस बन गया। बिकॉज ही वॉज इल कॉमा ही डिड नॉट गो टू स्कूल, ये भी सेंटेंस सही हो जाएगा। तो बिकॉज माने होता है क्योंकि, वेयर मिस होता है जहाँ। अगर चाहे तो वेयर एवर का यूज कर सकते हैं, वेयर एवर जहाँ कहीं भी। तो वेयर एवर का भी यूज यहाँ पर किया जा सकता है स्टूडेंट्स इस सेंटेंस में। यहाँ देखिए इफ़ का यूज, इफ़ का यूज जनरली हम उस सेंटेंस में करते हैं जहाँ पर कोई सेंटेंस इम्परेटिव से सेंटेंस शुरू होता है। तो इम्परेटिव का जो सेंटेंस होता है जैसे डू नॉट मेक एन वॉइस या वर्क हार्ड। डू नॉट मेक ए वॉइस, शोर मत करिए। द टीचर विल पनिश यू, या फिर वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम कीजिए, यू विल पास। तो देखिए हम कहेंगे इफ़ यू मेक अ नॉइस, अगर तुम शोर करोगे तो द टीचर विल पनिश यू। और अगर हम इस सेंटेंस जोड़ें तो इफ़ यू वर्क हार्ड, इफ़ यू वर्क हार्ड कॉमा यू विल पास, ये सेंटेंस हमारा आसानी से बन जाएगा। देखिए इफ़ का यूज़ हम यदि के भाव में करते हैं, और इसका यूज़ तभी करते हैं जब कोई ना कोई सेंटेंस इम्पेरेटिव आया होता है और किसी काम को करने या ना करने की बात होती है। तो यहाँ से हम इफ़ का यूज़ करके सेंटेंस को बना लेते हैं। आइए देखते हैं कुछ और भी यूजेस हैं। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं आल्दो और दो का यूज। देखिए आल्दो और दो का यूज जो होता है कंट्रास्ट को व्यक्त करता है। कंट्रास्ट मीन्स विरोध। देखिए इसका हिंदी अर्थ होता है यद्यपि। राम वर्क हार्ड, राम ने कठिन परिश्रम किया, यद्यपि वह फेल हो गया। तो यद्यपि का मतलब ये हो गया कि लेकिन देखिए उसने कार्य किया, पॉजिटिव रिजल्ट आया नेगेटिव, यानी कि दोनों वाक्यों में कंट्रास्ट है। तो हम सेंटेंस को आल्दो से स्टार्ट करेंगे। तो आल्दो राम वर्कड हार्ड कामा ही फेल्ड। तो सेंटेंस को आल्दो से या दो से जोड़ेंगे, सेंटेंस सही होगा। श्याम इज रिच, आल्दो यानी यद्यपि श्याम क्या है, अमीर है, कामा ही इज अ माइजर। तो देखिए इस सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमें क्या दिमाग लगाना होगा कि दोनों सेंटेंसेस में क्या होगा, दोनों सेंटेंसेस में कंट्रास्ट होगा। देखिए ये अगर कठिन परिश्रम किया तो उसको पास होना चाहिए, तो यहाँ पर हो गया फेल, दोनों विरोध है। वो रिच है तो उसको कंजूस नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या हो गया, कंट्रास्ट है। तो आल्दो सेंटेंस जोड़ देंगे। आइए देखते हैं सो दैट का यूज़। सो दैट का यूज़ हम क्या करते हैं, उतना की। आपको याद है जब आप ट्रांसफॉर्मेशन में आपने पढ़ा होगा यूज एंड रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू, वहाँ पर ये रूल पढ़ा होगा। राम इज वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक एनी मोर। तो देखिए हम क्या करते हैं सेंटेंस को, श्याम इतना अधिक कमज़ोर है, तो हम इसको क्या करते हैं, वेरी को सो का लेते हैं, वेरी को हटा के सो का लेना है। राम इज सो वीक,
सेंटेंस को जोड़ना है दैट से, बाकी सेंटेंस वैसे ही नोट कर देना, ही कैन नॉट वॉक एनी मोर। तो ये हो गया सो दैट का यूज, हो गया आल्दो या फिर दो का यूज़। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं कुछ यूजेस और भी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स अब आइए देखते हैं लेस्ट का यूज़ कैसे करते हैं और एज इफ का यूज़ कैसे किया जाता है। देखिए लेस्ट का यूज हम तब करते हैं जब उसका हिंदी अर्थ कहीं ऐसा ना हो किया है। देखिए एक शर्तपूर्ण चेतावनी होती है, एक चेतावनी दी जाती है इसमें कि कहीं ऐसा ना हो, जैसे कीप क्वाइट इन द क्लास, कक्षा में शांत रहिए, द टीचर विल बीट यू, तो कहीं ऐसा ना हो कि टीचर आपको पीट दे, तो कक्षा में शांत रहिए, कहीं ऐसा ना हो कि टीचर पीट दे। तो इस सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्या करेंगे हम, कीप क्वाइट इन द क्लास, लेस्ट, लेस्ट माने कहीं ऐसा ना हो कि द टीचर, अब देखिए लिस्ट के साथ हमको शुड का यूज करना होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, द टीचर शुड बीट यू। यदि इसी सेंटेंस को अगर कंपाउंड बनाना होता तो अदरवाइज का यूज करके यहाँ पर विल का यूज कर सकते थे, अदरवाइज के साथ मे का विल का यूज हो सकता है। यहाँ देखिए जरा सेंटेंस को एज इफ का यूज कैसे करना है। देखिए लेस्ट का यूज आपको समझ में आया, लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि, और लेस्ट का यूज हम तभी करते हैं जब कहीं चेतावनी दी जाती है कि भाई कक्षा में शांत रहिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपको पीट दिए जाएं, या फिर कहा जाए वॉक स्लोली, धीरे धीरे चलिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप गिर जाएं, तो वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फॉल। अब देखते हैं जरा एज इफ। एज इफ का यूज होता है मानो की, एज इफ का यूज प्रयोग करते हैं जब सेंटेंस में मानो की का जब भाव आए, यानी कि इसमें कोई ऐसी कल्पना की जाती है जो वास्तव में सच नहीं होती है, उसको हम मानते हैं, कल्पना की जाती है। जैसे ही स्पीक्स वेरी स्वीटली, वह बहुत ही मीठा बोलता है, ही स्पीक्स लाइक अ लेडी, वह एक लड़की की तरह मीठा बोलता है। तो हम क्या करेंगे कि वह लड़की की तरह बोलता है पर वो लड़की नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि वह इतना मीठा बोलता है मानो कि वह एक लड़की हो। तो हम सेंटेंस बनाएंगे ही स्पीक्स वेरी स्वीटली एज इफ ही वर अ लेडी। तो देखिए इस सेंटेंस में कहीं ना कहीं लाइक आया होता है, तो लाइक को हटाकर क्या कर देते हैं, वर में कर देते हैं कन्वर्ट, और ये सेंटेंस हमारा एज इफ से जुड़ जाता है, अब बन जाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये कुछ यूजेस थे, कुछ कंजंक्शन थे जिनका प्रयोग करके हम सबऑर्डिनेट, तो ये कुछ कंजंक्शन थे जिनका यूज़ करके हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। अगर आपको ये यूजेस समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, और मैं एक बात जरूर बता देता हूँ कि आपको कंजंक्शन की हिंदी मीनिंग जरूर याद करनी है, हिंदी मीनिंग याद करते हुए सेंटेंस को हमें जोड़ देना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।